हाय व्यूअर, दिस इज़ हमासन व्यूअर। हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और इन सब मामलात को देख रहे हैं। और हमने अब तक जो एक्ट स्ट्रक्चर को करेक्टर आर्क्स को देखा है, उसमें हमने दो आर्क्स को देख लिया था, जिसमें हम पॉजिटिव आर्क और नेगेटिव आर्क का जिक्र हम कर चुके हैं, उसको थोड़ा हम देख चुके हैं। तीसरा जो आर्क है वो होता है फ्लैट आर्क। और फ्लैट आर्क जो है व्यूअर्स, वो भी जो है बड़ा फैसिनेटिंग होता है टाइम्स। यानी कि बहुत सारी फिल्म्स जो आप देखते हैं उसमें आप देखेंगे वो फिल्म फ्लैट आर्क में है। तो फ्लैट आर्क के बारे में आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्लैट आर्क जब अगर आपने लिखना हो तो उसके लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लिखने से पहले ध्यान में रख सकते हैं और उसको फिर आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन मैंने अगेन कहा कि डिपेंड करता है राइटर के ऊपर। और मेरा फेवरेट आर्क तो पॉजिटिव आर्क है, और उसमें चूँकि मैं करैक्टर के इंटरनल जर्नी को बड़ा अच्छा तरह देख सकता हूँ, तो मुझे वो आर्क ज़्यादा पसंद है। फिर इसी तरह नेगेटिव आर्क और फ्लैट आर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये थोड़ा सा क्यों डिफरेंट है बाकियों से। तो आइए व्यूअर्स, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लैट आर्क में क्या होता है? फ्लैट आर्क में होता है कैरेक्टर जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब अगर वो चेंज नहीं होता तो उसने स्टोरी बिगिन होने से पहले एक ट्रुथ को जो है अचीव कर लिया हुआ है। ठीक है, यानी कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स कि उसको कोई इश्यू नहीं था, उसने ट्रुथ को पहले ही ग्रैब कर लिया हुआ है। और अब उसमें जो चेंजिंग आएगी वो उसकी पर्सनल चेंजिंग नहीं होगी, बल्कि जो चेंजिंग आएगी वो द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसमें वो चेंज को देखेगा। तो पर्सनल तो आप कहते हैं कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती या ना होने के बराबर होती है। तो बेसिकली वो जो ट्रुथ उसने ग्रैब कर लिया हुआ है, तो आप ये समझें कि आप एक पॉजिटिव आर्क लिख रहे हैं और पॉजिटिव आर्क लिखने के बाद आप एक ट्रुथ को अचीव कर लेते हैं, वहाँ भी आपकी फिल्म ख़त्म होती है। समझें कि वही करैक्टर, ये इसी तरह ही है जैसे अगर आप कोई ड्रामा सीरीज़ लिख रहे हो, तो आपने पहले सीज़न में सपोज़ उसका एक पॉजिटिव आर्क बनाया, पॉजिटिव आर्क में वो एक ट्रुथ तक पहुंच गया, और ट्रुथ पर जब वो पहुंच गया तो उसके बाद आपने उस सीज़न को फिनिश कर दिया और एक अचीवमेंट हो गई इस करैक्टर की, उसने ट्रुथ को पहचान लिया। अगले सीज़न में अब आप करैक्टर को उधर से स्टार्ट करते हैं, लिहाजा उसने ट्रुथ को पहले अचीव कर, अब जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है उसमें हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर करैक्टर है उसने ट्रुथ को अचीव कर लिया हुआ है। अब यहाँ से आगे वो चलेगा, जब वो यहाँ से आगे चलेगा तो डेफिनेटली जो ट्रुथ उसने अचीव कर लिया है उसके बलबूते पर, यानी उसके सराहने या उसके थ्रू फिर वो अपने अराउंड द वर्ल्ड, अपने इर्द गिर्द का जो वर्ल्ड होगा उसको देख पाएगा। तो ये एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई। तो अब फिल्म में अगर आप इसको लिखते हैं तो आप ज़ाहिर बात है कि आपने सीजन्स तो नहीं लिखने, तो आपने एक ऐसे करैक्टर को दिखाया है जो उसके लिहाज से ट्रुथ को अचीव कर चुका हुआ है, और अब यहाँ से उसकी स्टोरी बिगिन होती है। तो ये जो फ्लैट आर्क की प्रोग्रेशन है, ये फ्लैट आर्क है, इसमें डेफिनेटली कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल इश्यूज आएंगे। ये एक्सटर्नल इश्यूज ज़रा थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मेरे नज़दीक, बजाय और आर्क्स के गिर चुके फ्लैट आर्क में हमें पता है कि हमने ज़्यादा एक्सटर्नल पर ही खेलना है। एक्सटर्नल जो उसके इश्यूज़ आ रहे हैं उसको ही हमने इसमें देखना, चूँकि हम इनर जो जर्नी है उस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक ट्रुथ को अचीव कर चुका हुआ है। तो इस दौरान जब वो अपने इस जर्नी पर होगा तो वो कई दफ़ा शेकन होगा, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उसकी ऑपोजिशन आएगी, और ट्रुथ से उसकी जो कमिटमेंट है वो टेस्टिफाई होगी इन शेकन टाइम्स के अंदर, वो टेस्टिफाई का, लेकिन वो कभी भी ट्रुथ से पीछे नहीं हटेगा। तो मैंने आपको बताया कि उसके अंदर कोई चेंज इस सारी सिचुएशन में शेकन होने के बाद भी कोई मामूली सी चेंज आप कह सकते आएगी, लेकिन एज अ पर्सन वो चेंज नहीं होगा। फ्लैट आर्क में होता ही है कि एज अ पर्सन ही विल नेवर चेंज। तो इसमें आप कह सकते हैं कि शायद उसकी कोई स्किल्स वो कोई नई सीख ले, या वो
पर्सनली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, या उसका रोल थोड़ा डिफरेंट हो जाए, लेकिन उसको आप कोई पर्सनली इस तरह की चेंज नहीं कह सकते। स्किल सीखना कोई चेंज तो नहीं है, तो आप इसको कह सकते हैं लिटिल चेंज, या आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट नो चेंज पर्सनली। तो फिर फ्लैट आर्क में हो गया है, कुछ लोग बड़ा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उनको बड़ा पसंद आई फ्लैट आर्क। मेरी कईयों से बात हुई है, दे लाइक रीडिंग बुक्स और वॉचिंग फिल्म्स जो कि फ्लैट आर्क पर होती हैं। तो फ्लैट आर्क में होता है क्या कि ये चेंज तो आ रहा है ना, लेकिन चेंज स्टोरी में आ रहा है, पर्सनल में नहीं है, एक स्टोरी में चेंज आ रहा है। तो वो चेंज क्या है कि कैरेक्टर जो है अपने इर्द गिर्द की दुनिया को चेंज कर पाता है, ना कि दुनिया उसको चेंज, वर्ल्ड जो होता है उसके इर्द गिर्द का जो वर्ल्ड है, जो माहौल जिसमें वो रह रहा है, वो उस पर चेंज करे नहीं, ये चेंज करेगा अपने इर्द गिर्द के माहौल को या इर्द गिर्द के वर्ल्ड को। तो पॉजिटिव आर्क में जो हमने पढ़ के आए हैं बहुत सारी चीज़ें तो फ्लैट आर्क में वही हैं। तो बेसिकली हमने देखना कि फ्लैट आर्क और पॉजिटिव आर्क में फ़र्क क्या है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें से मिलती जुलती हैं, फ़र्क क्या और हम कैसे स्टोरी को एक्साइटिंग बना सकते हैं। पॉजिटिव चेंज आर्क में क्या था कि ये जो करेक्टर अपने जो बिलीफ जो होता है, लाई पर वो बिलीव करके चल रहा होता है, ठीक है ना, और पूरी जर्नी में उसको ओवरकम करने में लगा देता है। जबकि फ्लैट आर्क में कैरेक्टर ट्रुथ पे बिलीव कर रहा होता है, वहाँ पे वो लाई पे बिलीव कर रहा है, यहाँ पर ये ट्रुथ पे बिलीव कर रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। इस आर्क में वो जिस ट्रुथ को बिलीव करके चल रहा है उसकी मदद से वो प्लॉट के चैलेंजेस को ओवरकम करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली जो वर्ल्ड लाई बर्डनड वर्ल्ड जिसको मैं कहूँगा, यानी कि ऐसी दुनिया जिसको वो गलत समझ रहा है, ऐसी दुनिया जो कि झूठ से भरी पड़ी है, उसको ट्रांसफॉर्म करने में वो अपना रोल अदा करेगा। तो ये पॉजिटिव आर्क और फ्लैट आर्क में आपको फ़र्क महसूस हो रहा है। तो व्यूअर्स, इसमें भी करेक्टर का गोस्ट हो सकता है, और गोस्ट जो है हम एक इंटरेस्टिंग उसकी बैक स्टोरी बना सकते हैं, लेकिन इसकी बैक स्टोरी में व्यूअर्स आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि वो किसी ट्रुथ तक पहुंच चुका है, और जब वो ट्रुथ तक पहुंच चुका है तो फिर अब उसका आगे काम जो है वो आसान हो गया है, क्योंकि वो बिलीव कर, जिस तरह थोर की मूवीज़ में अगर देखें तो पहले में क्या था कि पहले में तो वो ओवरकम करता अपने लायक को, और दूसरे में वो उस ट्रुथ की मदद से अपने वर्ल्ड जो उसका अराउंड वर्ल्ड होता है उसको चेंज करने में वो अपना रोल अदा करता है। तो व्यूअर्स, नॉर्मल वर्ल्ड जो अगर हम इसका जिक्र करें फ्लैट आर्क में, तो उसमें हम इसकी दो मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि हम फर्स्ट प्लॉट पॉइंट तक पहुंचने तक, या पहली मेन इम्पॉर्टेंट वो मैंने कहा कि आप फर्स्ट प्लॉट पॉइंट को और अपने जो हमने आर्क्स पढ़े थे उनको अपने तरीके से एडजस्ट कर लें। मैं पहले भी बता के आ चुका हूँ, लेकिन जो मेनली यूजली लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट प्लॉट पॉइंट, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पर करैक्टर ने चेंज होना है। तो वहाँ पर अगर आप देखें, अगर फ्लैट आर्क पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पर आपने वो ट्रुथ को अब ग्रैब किया और इस पॉइंट पर जाके उसका वो जो है वो नॉर्मल वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रुथ को ग्रैब करके, या यहाँ तो वो नॉर्मल वर्ल्ड ही उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या जो करैक्टर होगा वो अपनी जर्नी से परे चला जाएगा। क्यों? अपने ट्रुथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ रही है? तो ये समझें कि पॉजिटिव आर्क और फ्लैट आर्क आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन ऑपोजिट है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रुथ को ग्रैब रखने की तक के लिए वो उस एक तरह से वो जो उसका रूटीन का जर्नी से उससे परे चला गया। क्यों? कि वो अपनी ट्रुथ को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिस लाइन में वो जा रहा है उसको शक है कि उसके ट्रुथ को कोई चोट ना लगे। और फिर दूसरी सारी बात है कि पॉसिबल मैनिफेस्टेशन नॉर्मल वर्ल्ड में क्या हो सकती है फ्लैट आर्क की। द नॉर्मल वर्ल्ड बी ए लेस सेटिस्फैक्ट्री प्लेस, यानी कि वो उससे मुतमिन नहीं है उस नॉर्मल वर्ल्ड से। तो मैंने आपको कहा यहाँ तो हो सकता है कि उसका नॉर्मल वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए, या हम यानी कि उसके वो जो नॉर्मल वर्ल्ड है वो उसके ट्रुथ को वो जो लाई है वो कर्स कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि वो लाई से भरा हुआ नॉर्मल वर्ल्ड है। तो अब उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी जर्नी को बदल सकता है, या उसका जो ट्रुथ है
उसके रास्ते में, उस लाई के रास्ते में आके खड़ा हो रहा है। तो अब उसका काम क्या होगा कि वो अपने ट्रुथ की मदद से इस ईवल वर्ल्ड को तबाह कर, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि पॉजिटिव चेंज आर्क में होता है कि उसका नॉर्मल वर्ल्ड हमें एक सिंबल बता रहा होता है। जिस नॉर्मल वर्ल्ड में हमारी स्टोरी ओपन होती है वो सिंबल होती है। किस चीज़ का सिंबल होती है कि कैरेक्टर किस चीज़ के लिए फाइट कर रहा है, या वो अपने लाई को ओवरकम करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। तो ये उसका एक सिंबल होता है नॉर्मल वर्ल्ड में पॉजिटिव आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली इसी तरह फ्लैट आर्क में भी देख रहे हैं कि वो उस ट्रुथ की मदद से उस नॉर्मल वर्ल्ड को यहाँ तो डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, यहाँ वो ये चाह रहा है कि वो ट्रुथ जो है वो उस लाई बर्डन्ड वर्ल्ड को के रास्ते में आ जाए। तो इस तरीके से फिर ये दो मैनिफेस्टेशंस बनती हैं। करैक्टरिस्टिक मूवमेंट में व्यूअर्स फ्लैट आर्क, वैसे तो सारी आर्क्स की करैक्टरिस्टिक मूवमेंट्स हुई हैं, लेकिन फ्लैट आर्क में आपने ये क्या शो करना है, आपने उसको ट्रुथ को दिखाना वहाँ पे, यानी आपने करैक्टर के ट्रुथ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है, बजाय इसके कि आप लाई को दिखाएं, आपने करैक्टर के ट्रुथ को दिखाना है। तो अब आपने पूछना है उसके पास कौन सी स्किल्स हैं, आपने शो करना है ना, आपने इस नॉर्मल करैक्टरिस्टिक मूवमेंट में। तो आपने शुरू में ही इस चीज़ को देख लेना है कि उसके पास क्या स्किल्स हैं, या वो किन बिलीफ्स पर, और यहाँ उसके पास कौन सी बिलीफ्स ऐसे हैं, कौन सी ऐसी बिलीफ्स को पोजेस कर रहा है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी में, वो चीज़ें लाई को ओवरटेक करने के लिए ज़बरदस्त हो। तो ये स्किल्स या वो बिलीव जो वो पोजेस कर रहा है उनका आपने पहले ही सोच के चलना है, ताकि जब आप उसका करैक्टरिस्टिक मूवमेंट दें तो आपको पता हो कि कौन सी स्किल्स या कौन सी जो बिलीफ्स हैं वो उसके लाई जो उसको सामने आएगा उसको वो ओवरटेक कर सके। और ज़बरदस्त ये है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी का पहला सीन ही ऐसा बनाएं, फर्स्ट सीन ऑफ द स्टोरी, फर्स्ट सीन ऑफ द फिल्म, ऑफ द स्क्रिप्ट, जो इन क्वालिटीज़ को इलिस्ट्रेट करते हैं। तो आपका एक तो बड़ा इंट्रीगिंग ये सारा सीन बनेगा और आपको पता होगा, यू नो द बिजनेस, कि आप एक्चुअली ये सीन लेकर क्यों आ रहे हैं। तो फर्स्ट एक्ट में व्यूअर्स ये कैसे मैनिफेस्ट होगा आपका फ्लैट आर्क, जैसे अगर आप देखें हंगर गेम्स में उसका ये बिलीव था कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कंपैशन रादर देन फियर एंड सैडिज्म। अब एक ट्रुथ जो है जिस पे बिलीव कर रहा है वो आपने देख लिया लाई के ऑपोजिट खड़ा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया है और आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो एक ट्रुथ जो है वो लाई के अगेंस्ट खड़ा है, और यही हम फ्लैट आर्क में कहते हैं कि आपका वो बिलीफ है उस ट्रुथ के ऊपर, दूसरे लफ्ज़ों में, कि जो लाई के रास्ते में खड़ा हो जाएगा। हमें पता है कि कैटनिस एवरडीन का नॉर्मल वर्ल्ड क्या है, वहाँ पे हंगर है, वहाँ पर स्टारवेशन है, वहाँ पर महरूमियाँ हैं उस वर्ल्ड की। हम ये पीछे जब हम 6 एक्ट्स पढ़ रहे तो उसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें देखी हैं। तो कैटनिस का जो वर्ल्ड है बड़ा डार्क है, बड़ा स्टार्की किस्म का है, और इसी वजह से गवर्नमेंट का एक फियर है उन सारे लोगों के ऊपर, और कैटनिस पर भी है। तो वो फियर तो है, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है अपने फैमिली को फीड करने में, खाना ढूंढ के लाने में, खिलाने में। यहाँ पे हम उसका करैक्टरिस्टिक मोमेंट दिखाते हैं कि वो इस फियर को या अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी फैमिली को फीड करना चाहती है। इसलिए तो वो जो आपको पता है कि शहर से बाहर दीवारें फैला के जाके वो डियर का शिकार भी करती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को फीड करना चाहती है। तो ये उसका करैक्टरिस्टिक मोमेंट आपने दिखाया है, ठीक है। जो क्यों उस करैक्टरिस्टिक मोमेंट की इंपॉर्टेंस हो, क्योंकि पहले आप उसका नॉर्मल वर्ल्ड दिखा रहे हैं, तो नॉर्मल वर्ल्ड उसका ऐसा है कि उसके लिए फिर आपने उसका करैक्टरिस्टिक मोमेंट दिखाया, और फिर यही करैक्टरिस्टिक मोमेंट एस्केलेट करता टुवर्ड द इंसाइटिंग इंसिडेंट के जब वो उसकी सिस्टर को चूज़ किया जाता है हंगर गेम्स के लिए, और वो उसकी जगह आकर ले लेती है। और फिर यहाँ से जब वो जाती है तो उसको फिर अंदाज़ा होता है कि उसका ये जो नॉर्मल वर्ल्ड है इसमें कितना लाए बर्डन वर्ल्ड था या है, कि जिसमें असल में जब वो अपने उस जगह से बाहर निकल के उस जगह पर जाती है तो देखती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, लोग कैसे रह रहे, क्या शान है। तो इस वर्ल्ड को कैसा लाए बर्डन किया गया था, और जहाँ पर उनके पास हंगर थी, जहाँ पे भूख थी, प्यास थी और फियर था। इसी तरह व्यूअर्स ग्लैडिएटर में अगर आप देखें, अब बिलीफ क्या है कि रोम मस्ट कंटिन्यू टू बी ए लाइट इन द डार्कनेस ऑफ
a barbaric world rather than the slave of a single man। यानी कि एक किंग की बजाय जो रोम है, जो कि उसका वर्ल्ड है, उसको होना चाहिए रोशनी का एक जो है स्टिग्मा, रोशनी का एक महवर, रोशनी का एक ज़रिया, ठीक है, ना कि एक वो सारा वर्ल्ड स्लेव हो एक किंग के नीचे। तो क्या हो रहा है, द ट्रूथ इज़ इन द ऑपोजिशन ऑफ द लाई, यहाँ पर ये हम शो कर रहे हैं। तो मैक्सिमस का नॉर्मल वर्ल्ड क्या है, वो रोम है, और उसको रूल कौन करना है, मार्कस एरियोलियस। तो ये तो उसका नॉर्मल वर्ल्ड है कि रोम, और उसको रूल कर रहा है वो किंग जो है। लेकिन द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी क्रम्बलिंग, चूँकि मार्कस जो है वो ऑलमोस्ट डाइंग पोजीशन पे है, और उसका जो बेटा है, जो कि बेटा कहने के उसका लाइक नहीं है, इसको हम अनस्टेबल सन कह सकते हैं, वो वेट कर रहा है कि उसने अब किंग बनना है। तो फर्स्ट एक्ट में अगर आप देखें तो मैक्सिमस को क्या मसला है, उसको मसला है कि आया वो अपनी फैमिली की तरफ लौट जाए वापस, जो कि रोम में नहीं है, या फिर रोम में ही ठहरे और रोम को प्रोटेक्ट करे। तो ये दोनों तरफ वो एक जो है प्रॉब्लम में है, और उसको एक डिसीजन लेना है। तो अगर आप देखें, ये फ्लैट आर्क की बड़ी खूबसूरत एग्जांपल है। कैसे कि कन्फ्लिक्ट किसके दरमियान आ रहा है, तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है कि करैक्टर जो चीज़ वांट करना चाहता है और जो करैक्टर नीड है, वो दोनों आपस सामने आके खड़े हो गए हैं। जैसे हमने पॉजिटिव चेंज आर्क में कहा था कि वो मुकाम आता है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, चूँकि ट्रूथ और लाई है, वहाँ पर लाई और ट्रूथ है। और वी मतलब ट्रू ग्रिट में देखें तो करैक्टर का बिलीव क्या है, आई बिलीव दैट जस्टिस इज़ वर्थ परस्यूइंग, यानी कि आप जस्टिस के लिए आपको तगोदो करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और यहाँ तक कि आप अगर ख़ुद को भी सेक्रीफाइस कर लें तो करना चाहिए। और ये कि अगर आपका ये इस तरफ एटीट्यूड केयरलेस होगा तो फिर एनार्की पैदा हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो ट्रूथ स्टैंडिंग ऑपोजिशन में किसके, लाई के यहाँ पे। तो ये जो ट्रूथ है मैटी का, इस खातून का, इस लड़की का, उसके ट्रूथ के रास्ते में बहुत सारे मसले आते हैं, यानी कि वो ट्रूथ चैलेंज होता है भाई, मर्डरर्स, थीव्स, ये सारा उसके वर्ल्ड में हम देख रहे हैं जो हो रहा है। और जो टाउन के फोक्स होते हैं, लोग होते हैं, वो वेल मीनिंग यानी कि वो किसी न किसी मकसद के चक्कर में होते हैं, और उसके जो एलाइज होते हैं, जो लॉ के लोग होते हैं, जो कानून के लोग होते हैं, उधर भी गड़बड़ है। तो अब वो किस वर्ल्ड में रह रही है, एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि क्रूअल है, जो कि मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि कॉन्स्पिरेसी टाइप वाला है, और जिसमें जस्टिस जो है वो बड़े आराम से जो है वो कंप्रोमाइज़ जो है, तो ये उसका नॉर्मल वर्ल्ड है। तो लिहाजा ये जो वर्ल्ड है ये बड़ा ग्रे है, यानी कि ये कोई कलरफुल नहीं है, बड़ा डार्क किस्म का है। तो अगर उसकी स्टोरी स्टार्ट हो तो वो बेसिकली सबसे पहले अपने फादर के मर्डरर को सामने लेकर आना चाहती है, दूसरे लफ्ज़ों में अपने फादर के मर्डर को जस्टिस दिलवाना चाहती है, ये है उसका पहला, और ये इस कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट भी है। और जब फर्स्ट एक्ट में उसको पता चलता है कि सारा वर्ल्ड जस्टिस का जो है उसके अगेंस्ट है, हिंडर कर रहा है, तो फिर वो अपना सब कुछ इकट्ठा करती है, अपने ज़हन को उस तरह पक्का करती है, मजबूर करती है, और आखिरकार अपने गोल तक को अचीव कर लेती है। और भी एग्जांपल है, बैटमैन बिगिंस भी इसी आर्क में आती है, और काफ़ी लंबी फिल्म है, अगर आपने देखी हो, 3 घंटे के करीब की फिल्म है, और वन ऑफ द बेस्ट फिल्म समझी जाती है। तो बैटमैन बिगिंस भी इसी में आती है। अब व्यूअर्स, हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर फ्लैट आर्क पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनको लेकर आप अपनी स्टोरी को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो वही क्वेश्चन है कि वो कैरेक्टर वो कौन से ट्रुथ पे बिलीव करता है जब उसकी स्टोरी बिगन हुई। पहला पॉइंट स्टेट ये है। क्या अगला क्वेश्चन बनता है सेकंड, कि क्या उसका कोई गोस्ट भी था या उसका कोई पास्ट मेमोरीज भी थी जो कि बेसिकली उसके ट्रुथ को हमें बता रही हूँ, जो उसके बिलीफ को हम ये कह सकते हैं वो प्रॉम्प्ट कर रही हूँ। तो क्या कोई ऐसी गोस्ट स्टोरी थी उसकी। तो तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जो फोर्सेस हैं, जो एंटेगनिस्ट फोर्सेस हैं, वो कौन सा लाई, झूठ उसके ट्रुथ के सामने रख रही हैं जिसको कि उसने फाइट करना है। थर्ड क्वेश्चन बनता है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे नज़दीक ये बनता है कि आप जब उसके वर्ल्ड को दिखा रहे हैं तो क्या आपने उसके नॉर्मल वर्ल्ड में ट्रुथ को दिखाना है कि जिसने अब कैरेक्टर ने जिसको प्रोटेक्ट करना है, फाइट करना और प्रोटेक्ट करना है, या आपने
लाई को दिखाना है कि वो जिसको ओवरथ्रो करते, जिसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने ट्रुथ को बचा ले। तो ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं किस तरह आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और अगर पहली वाली बात हो पाँचवें पॉइंट में, अगर आपकी ये पहले वाला मसला हो तो फिर आपने ये देखना है नॉर्मल वर्ल्ड में जो लाई एंट्रेंच कर रहा है या एनक्रोचिंग थ्रेट है, थ्रेट आ रही है लाई की तरफ से, तो आप उसको क्या इलिस्ट्रेट कर पा रहे हैं। तो ये 5वां पॉइंट है। छठा पॉइंट ये कि किस स्टेज पर कैरेक्टर को ये पता चलता है कि लाई उसके सामने खड़ा है, उसका कोई थ्रेट उसके सामने आ रहा है। और 7वां पॉइंट ये कि अब आपने जो अपनी स्टोरी को, जो कि प्लॉट पॉइंट्स भी आपने देख रहे होते हैं, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप ये लिख रहे होते हैं, तो क्या शुरू में कैरेक्टर लाई के अगेंस्ट फाइट करने में रिलक्टेंट है। ये पॉइंट है, ये आप अपने तौर पे सोच सकते हैं और इस पॉइंट को लिखेंगे तो फिर आपको सीन समझ में आ जाएंगे। और अगर वो ऑलरेडी ये तय कर चुका कि उसने लाई को बैटल करना है, तो पहले एक्ट में कौन कौन से ऐसे ऑब्स्टेकल आएंगे जो कि उसको प्रिवेंट करेंगे कि वो लाई से बिल्कुल हेड टू हेड कन्फ्रंट ना कर सके। ठीक है, वो ऑब्स्टेकल्स आपने देखने हैं। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मोमेंट्स जो हैं वो आप इलस्ट्रेट कर सकते हैं जो कि उसके ट्रुथ को दिखाएं। ये 9वां पॉइंट है। और उसकी मदद से फिर जो स्किल्स उसको मिलें वो क्या होगी। और क्या आपकी ओपनिंग, 10वां पॉइंट ये भी हो सकता है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कौन सा लाई आप शो करेंगे ओपनिंग में। तो ओपनिंग में आप कौन सा लाई आप शो करेंगे जो कि प्रोटैगनिस्ट को अपोज कर रहा है। और लास्ट पॉइंट हो सकता है फर्स्ट एक्ट में आप लाई को कैसे यूज करेंगे टू प्रूव कि प्रोटैगनिस्ट के स्टेक पर क्या है। ये 11 पॉइंट्स बनते हैं। तो फ्लैट आर्क में बेसिकली आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग हीरो को दिखा रहे हैं, कैरेक्टर को दिखा रहे हैं जो अपने गिर्द के वर्ल्ड को चेंज करना चाहता है या चेंज करता है। ज़्यादातर जो हीरोइक स्टोरीज होती हैं वो फ्लैट आर्क पर ही जमी होती हैं। इस वजह से नहीं कि उसमें बड़े प्लॉट की बड़ी कोई हैवी चीज़ें, बल्कि इसलिए कि फ्लैट आर्क में कैरेक्टर के अराउंड के वर्ल्ड में जो एक्सप्लोजिव किस्म की चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से बात कर रहा हूँ मैं। ये दिन में रख के मैं चली गया कि जो फ्लैट आर्क है कि वो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता या इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना पॉजिटिव आर्क है, ऐसी बात नहीं है। फ्लैट आर्क की अपनी डायनामिक्स हैं, उतनी ही एक्साइटिंग हो सकती है। एक अलग बात है कि हम ज़्यादातर पॉजिटिव आर्क में लिखते हैं चूँकि हमें वो ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन फ्लैट आर्क में भी ये चीज़ें आप कर सकते हैं, उतनी भी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। और मैंने कहा कि हीरोज़ की ज़्यादा स्टोरीज ऐसे ही होती हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा जो इंट्रोडक्शन था फ्लैट आर्क के बारे में। इसमें देखें, फर्स्ट अगर अब जितने भी आर्क्स हैं उसमें अब फर्स्ट जो हमारा एक्ट है उनकी चीज़ों को भी देख सकते हैं, सेकंड एक्ट में भी चीज़ों को देख सकते हैं, थर्ड एक्ट में भी देख सकते हैं। थर्ड एक्ट में क्लाइमैक्स भी होता है, रेजोल्यूशन भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हम उनको देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से पहले पढ़ ली हुई हैं। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ आपको आर्क्स की इंट्रोडक्शन देना था और ये बताना था कि ये कैसे जो हैं, इनकी असल में हैं क्या, उनका मकसद क्या है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर की इतना रखते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इन आर्क्स को आप और डिटेल में पढ़ाएँ कि फर्स्ट एक्ट में इनके साथ क्या होगा, सेकंड एक्ट में इसके साथ क्या होगा, थर्ड एक्ट में इनके साथ क्या होगा, तो वो भी हम स्टोरी वाइज देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में कि हमने चूँकि इसको ट्रिम करना था, हमने सोचा था कि हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे लेक्चर्स को देखेंगे। तो मेरे नज़दीक शायद एक लेक्चर हम अब और कर लें कि जिसमें देखेंगे हम कौन सा आर्क अपनी स्टोरी के लिए फ़िट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है दूसरे लेक्चर्स पे चले जाएंगे और स्टोरी को लिखने का एक और तरीका भी। मैं अब तक आपको काफ़ी सारे तरीके बता चुका हूँ, आपकी स्टोरी के लिखने के तरीके और प्लॉट्स के तरीके, और इसमें भी हम एक दो और नए अब आगे भी लेकर आएंगे कि जो कि मुझे बड़े पसंद आए, उनको भी देखेंगे। और ये नॉलेज है, आप सीखते रहते हैं, नई चीज़ें लेते रहते हैं, और कोई एक पॉइंट से या एक बुक से या एक लेक्चर से आपका नॉलेज इतना नहीं बढ़ता। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो आप नई चीज़ें ग्रैब करते रहते हैं। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।